अभी एकल गीत के पश्चात हम सबों को माननीय प्रांत प्रचारक श्री राम कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोर मधु की, कामना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। इंद्र को निज आस्थि पंजर जब कि मैंने दे दिया था, घोर विष का पात्र उस दिन एक क्षण में ले लिया था। दे चुका जब प्राण कितनी बार जग का त्राण करने, फिर भला विध्वंस की कटु कल्पना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोर मधु की, कामना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोर मधु की, कामना मैं क्यों करूँगा। कामना मैं क्यों करूँगा। सभी आत्मीय संशोक बंधु, ज्येष्ठ वरिष्ठ अधिकारी जो इस अंतरताना के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज एक विषम परिस्थिति में हम सब आधुनिक माध्यमों के द्वारा मिल रहे हैं। अपनी आदत में तो प्रत्यक्ष मिलकर संवाद करना, प्रत्यक्ष सामने से अपनी बात कहना, ये स्वभाव में है। अंतर ताने पर कुछ कहना इसका अनुभव भी नहीं है। फिर भी संघ की विशेषता है, जिस प्रकार की परिस्थिति है उन परिस्थितियों में रास्ता निकालकर अपना काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए इस काम को कहा है परिस्थिति निरपेक्ष। आज एक दुखदाई घटना भी घटी है। चंपारण विभाग के रक्सौल के सहजिला कार्यवाह बोस जी, शंभू बोस जी की मृत्यु आज ही हुई है। लंबे समय से बीमार थे। उसका भी हम सब स्वयंसेवकों को दुख भी है, लेकिन पहले से पूर्व निश्चित कार्यक्रम के कारण एक विषय आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। वर्तमान समय में जो संकट चल रहा है, उससे अपना देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया परेशान है। ये संकट एकाएक नहीं आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रकृति की ओर देखने की जो हमारी दृष्टि है, शाश्वत दृष्टि, उस दृष्टि में जब छेड़छाड़ हुआ है तो उसका ये परिणाम है। और ये एक संधि काल भी है, जहाँ परिस्थितियाँ इतनी विकट है, वहीं सामर्थ्यवान लोग इन परिस्थितियों में
अवसर के नाते अपने आप को देखते हैं, इसको अवसर बनाकर इसमें से कैसे रास्ता निकाला जाए। हर समाज की अपनी विशेषता होती है, तो भारत की ये विशेषता है, मृत्युंजय समाज है। बड़े से बड़े विकट स्थिति में भी उसको अवसर में बदल देने का सामर्थ्य भारत के समाज में रहा है। और ये जो सामर्थ्य है, ये जो समाज की आदत है, इसी का नाम सभ्यता है। सभ्यता का विकास चक्रीय गति से होता है। कोई सभ्यता जन्मती है, अपने चरमावस्था पर पहुंचती है, दुनिया के लिए योगदान देती है, फिर से उसमें गिरावट आती है। दोबारे वो सभ्यता खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, ये इन बातों पर निर्भर करता है जो उस सभ्यता के बनते समय उसकी प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है। अपने इस देश की सभ्यता की विशेषता है, ये मृत्युंजय समाज है भारत का। अनेक चक्रों को पूरा किया है, अनेक प्रकार के चक्र को पूरा करते हुए हम आगे जा रहे हैं। इसमें से भी हम आगे जाएंगे। ये केवल अज्ञानता के कारण नहीं कहा जा रहा है, अनुभव के कारण कहा जा रहा है। जो समस्याएं आई है उसमें से रास्ता निश्चित निकलेगा। ये जो समस्या आई है, जैसा मैं प्रारंभ में कहा, जो प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि में जो बदलाव हुआ, वो कब से हुआ, क्यों हुआ? तो हम देखते हैं, जिस ग्रीक सभ्यता से भौतिक सभ्यता का जन्म हुआ लगभग 2000-2500 साल पहले, वो भौतिक सभ्यता 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्पन्न हुई, बढ़ी और ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में अपनी चरमावस्था पर पहुंची। उसके बाद उसका पतन प्रारंभ हो गया। ईसा की 4थी शताब्दी पहुंचते पहुंचते वह समाप्त हो गई, क्योंकि 4थी शताब्दी में ही रोम का सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाइयत को ग्रहण कर लिया और राजशक्ति के द्वारा ईसाइयत के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार किया और ग्रीक सभ्यता उसके बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई। यह रोमन सभ्यता 8वीं-9वीं शताब्दी में अपनी चरमावस्था की ओर पहुंचा। उसके बाद उसका भी पतन प्रारंभ हुआ और 15वीं शताब्दी आते आते उसके ऊपर जोरदार प्रहार शुरू हो गए। आने वाले 200 वर्षों में वह अपनी शक्ति खो बैठती है। यह जो वर्तमान वैज्ञानिक सभ्यता है, उस वैज्ञानिक सभ्यता की शुरुआत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में होता है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होकर 19वीं शताब्दी के अंत आते आते वह अपने चरमावस्था पर पहुंचती है। उसी समय स्वामी विवेकानंद जाते हैं अमेरिका। इस वैज्ञानिक सभ्यता के पीछे के खोखलापन का आभास उनको हुआ था। अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर भगिनी निवेदिता से 1898 में बात करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये जो वैज्ञानिक सभ्यता है, ये जो चरमावस्था पर पहुंची है, इसके पीछे खोखलापन है। इसकी निर्मित रुदन पर हुई है, इसकी परिसमाप्ति भी रुदन पर ही होगी। हम सब जानते हैं, अपने देश को छोड़कर दुनिया में जो सभ्यताओं का विकास हुआ, वह अनेक मानव समूहों को नष्ट करके हुआ। लूट खसोट करके, उसके जमीन को जबरदस्ती प्राप्त करके, भयंकर नरसंहार, हत्याकांड, इसलिए अनेक लोगों को दुख पहुंचाया। रुदन के ऊपर उसकी निर्मित है, इसलिए इसकी परिसमाप्ति भी रुदन पर ही होने वाली है। पश्चिमी जगत
और पश्चिमी जगत से प्रभावित देशों की ओर देखते हैं तो दिखता है इस समय संपूर्ण विश्व के अंदर अण्वास्त्रों का इतना बड़ा भंडार भरा हुआ है जो कई बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। किंतु इसके साथ साथ लगभग 1.5 करोड़ लोग, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं, ये भूख से मर जाते हैं। 5 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। दुनिया के आबादी के 40% लोगों को स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं होता है। किंतु इस पश्चिम के चकाचौंध में पड़कर विकासशील देश की जितनी शक्ति स्वास्थ्य सेवा में लगती है उससे तिगुनी अण्वास्त्रों के खरीद फरोख्त में लगती है। और ये शस्त्र केवल वैज्ञानिक, इंजीनियर, सेना के लोग ही नहीं बना रहे हैं। दुनिया में कई प्रकार की कंपनियां इस सब काम को कर रही है। सस्ती आणविक ऊर्जा दुनिया को प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रयत्न हुए। 400 स्थानों पर रखा हुआ एक परमाणु बम, आप सबको याद होगा वो चर्नोबिल की घटना। उस परमाणु विकिरण के कारण जो रेडियोधर्मी किरणें हमारे यहाँ के वायु, जल, खाद्य पदार्थ को दूषित करती है, जब हम सांस लेते हैं तो वही प्रदूषित हवा लेते हैं। जब हम जल लेते हैं, खाद्य ग्रहण करते हैं, तो प्रदूषित जल और खाद्य के कारण अनेक प्रकार की बीमारी उसके शरीर में पहुँचने के कारण हम सबको हो रहा है। खेतों में अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिक का प्रयोग, उसके कारण जेनेटिक बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं। अकेले अमेरिका में प्रति वर्ष नए 1000 प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं खेतों में प्रयोग के लिए। और रसायन तो कभी नष्ट नहीं होता है, वो अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर के जेनेटिक परिवर्तन करने में सफल होते हैं, जिसके कारण हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां समाज में उत्पन्न हो रही है। दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में एक अजीब प्रकार की उदासीनता दिखाई पड़ रही है। हिंसा बढ़ रहा है, हत्या और आत्महत्याओं का दौर शुरू है। हिंसात्मक अपराध इतने भयानक गति से बढ़ रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र के अंदर मुद्रास्फीति बढ़ती हुई, बेकारी, संपत्ति का असमान वितरण, ये सारी ऐसी समस्या है जिनका हल करना आज के अर्थशास्त्रियों के बूते की बात नहीं है। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में एक अर्थशास्त्री ने इसलिए रिजाइन कर दिया था तो उसने कहा हम जो पढ़ा रहे हैं उससे समाज का भला नहीं है, उससे किसी भी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं है, और जिससे समाधान है वो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं रिजाइन करता हूं। इसलिए दिखता है इस प्रकार की सभ्यता की परिसमाप्ति रुदन में होने की ओर अग्रसर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी भारत की जो सभ्यता है, भारत के लोगों की जो थाती है, वो ऊर्ध्वगामी जैसी दिख रही है। अभी जो समस्या दुनिया के सामने आई है उसका जब विचार करना है तो हमको जरा उस वैज्ञानिक सभ्यता के शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा, ताकि उस विचार को समझते हुए अपने विचारों के वाहक हम ठीक प्रकार से कैसे बन सकें, इसका विचार हम सबको करना पड़ेगा, इसका आत्मचिंतन करना पड़ेगा। वैज्ञानिक सभ्यता के शुरुआत से पहले
जब वैज्ञानिक कुछ विचार करते थे तो मानते थे कि दुनिया में कहीं एक ईश्वर है, एक नैतिकता है, प्रकृति की शक्तियां हैं, आत्मा है, परमात्मा है। इन सब बातों का विचार पहले वो करते थे, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे इस पर से जोर कम होने लगा। सबसे पहले कोपरनिकस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, जिसने पहली बार बाइबल के अंदर लिखी हुई इस अवधारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जो पृथ्वी केंद्रित अवधारणा थी उसको उसने चुनौती दी, लेकिन धार्मिक मान्यताएं इतनी दृढ़ थी, जो डर से वो मरने से पहले नहीं कहा। मरने से कुछ दिन पहले उसने इस विचार को प्रकाशित कराया। अगर वो पहले कराते तो लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती, लोग उसको खत्म कर देते। इसलिए मृत्यु के थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा ऐसी संभावना है, कोई पक्का नहीं कहा, लेकिन उसको वास्तविक स्वरूप देने का काम आगे चलकर गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने अपने दूरबीन के आधार पर जितने आकाशीय पिंड हैं उन सब गतिविधियों का पता लगाया, इन सब की आपस में चाल कैसी है, गतियां कैसी है, वो गैलीलियो ने मालूम किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था केपलर। केपलर ने इस सिद्धांत को एक अधिष्ठान प्रदान कर दिया। उसने कहा यह जो विश्व ब्रह्मांड है उसमें सूर्य केंद्र बिंदु है, बाकी के सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। गैलीलियो को इसके कारण अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो सिद्धांत आगे बढ़ने लगा। बाद में एक फ्रांसिस बेकन नाम का वैज्ञानिक हुआ, उसने इन बातों को और थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन गैलीलियो ने इससे पहले भी कुछ बातें कही। गैलीलियो ने कहा जो अगर तुम किसी बात के निष्कर्ष को निकालना चाहते हो तो पहले प्रयोग करो, और जो निष्कर्ष निकालता है उसको दूसरे प्रयोग से सिद्ध करो। अगर बार बार प्रयोग से वो सिद्ध होता है तो उस निष्कर्ष को पक्का मानो। और गैलीलियो ने कहा ये प्रकृति को अगर समझना है तो प्रकृति की भाषा को समझना पड़ेगा। प्रकृति की भाषा है आकाशीय पिंड, उसके अंदर ज्यामितीय पद्धति से जो निर्मिति होती है उसको अगर हमने समझ लिया गणित की भाषा में तो हम प्रकृति को समझ सकते हैं। अतः संपूर्ण विश्व को ज्यामितीय आधार पर समझाया जा सकता है, उसने ऐसा बताया। उसने यह भी बताया कि दुनिया को अगर समझना है तो उसको गणितीय सूत्र के आधार पर समझना पड़ेगा। इसके बाद गणितीय सूत्र के कारण में जो जो चीजें नहीं आती थी वो सब विज्ञान के परिभाषा से बाहर होना शुरू हो गया, जैसे सौंदर्य बोध, नैतिकता बोध, मूल्य बोध, सब अवैज्ञानिक करार दे दिए गए। इसके बाद एक फ्रांसिस बेकर नाम का व्यक्ति हुआ, उसने प्रयोगों की एक निश्चित विधि निर्धारित कर दी। पहले प्रयोग करके निष्कर्ष निकालो, उस निष्कर्ष को दूसरा प्रयोग करो, पुष्ट करो, बार बार अगर वो प्रयोग में पक्का होता है तो उस निष्कर्ष को पक्का मानो। दूसरी बात उन्होंने कहा, फ्रांसिस बेकर ने, ये प्रकृति सारे रहस्यों को छुपा कर बैठी है, इसके रहस्य को अगर उगलवाना है तो इसको पीटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, इसका शोषण करना पड़ेगा। और यहीं से प्रकृति के शोषण की बात की शुरुआत हुई। उससे पहले प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि हमारी माता की रही है, दुनिया भी ऐसे ही देखती रही है, लेकिन इस वैज्ञानिक सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति हमारी दासी है, इससे सारे रहस्य को उगलवाना है, इसलिए प्रकृति का शोषण शुरू हुआ।
लेकिन फ्रांसिस बेकन के बाद सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर प्रभावित किया वो ग्रीक तत्वज्ञ के तत्वज्ञान ने प्रभावित किया। उसने कहा अपने इंद्रियों की अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त होती है उन सब पर संदेह करो, मैं भी हूं कि नहीं हूं इस पर भी संदेह होना चाहिए। बाद में उसने कहा मैं हूं, मैं क्यों हूं? तो मैं विचार करता हूं इसलिए मैं हूं। विचार करने वाला कौन है? शरीर विचार करता है कि मन विचार करता है? तो उसने कहा मन विचार करता है, इसलिए शरीर अलग है, मन अलग है। तो शरीर का विचार करते समय मन का विचार नहीं करना और मन के विचार करते समय शरीर के विचार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ये बातें शुरू हुई। इसलिए आज के चिकित्सा जगत में हम देखते हैं जब चिकित्सक किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करता है तो उसके शरीर का विचार करता है, मन का विचार नहीं करता है। और मन के कोई रोग हैं तो कहता है मनोरोगी के पास जाओ। मनोरोगी उसके शरीर का विचार नहीं करता है। इसलिए जितनी जल्दी चिकित्सा का लाभ किसी मरीज को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बाद में इस तथ्य को और वैज्ञानिक आधार न्यूटन ने प्रदान किया। उसके गति के जितने नियम थे उसके आधार पर उसने पूरे दुनिया को एक गणितीय नियम से बांध दिया और उसने कहा जो भगवान अगर कुछ है तो उसको परख नली में आकर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पदार्थों से बना है, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बना है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये अंतिम सत्ता है और परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ बनते हैं। इसलिए भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, प्रकृति कुछ नहीं है। वहां से प्रकृति का शोषण प्रारंभ हुआ, उसकी परिणति आज हम सब देख रहे हैं। अनेकों बार ऐसे और हुआ है और आगे अगर यही गति रही तो होता रहेगा। लेकिन इसके बाद आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने परमाणु को तोड़ा। परमाणु को तोड़ा तो उसने क्या देखा? अब तक जो धारणा थी जब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, उस परमाणु को तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला, जिस निश्चयात्मकता की बात विज्ञान कर रहा था, परमाणु टूटने के बाद वो अनिश्चय हो गया। क्या है? इलेक्ट्रॉन तरंग है कि कण है, कह नहीं सकते हैं। मुझे जो दिखता है वो सामने वाले को नहीं दिखता है। मैं तरंग देख रहा हूं तो कण देख रहा है, कण देख रहा है तो मैं तरंग देख रहा हूं। इतना जल्दी जल्दी अपनी वो गति बदलता है परमाणु के अंदर की चीजें, जो कुछ भी निश्चय है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ताकत कितनी है? तो हिरोशिमा नागासाकी में उसका परिणाम दुनिया ने देखा है। ये वहीं आकर पहुंचे हैं जहां अपने देश के पूर्व मनीषियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले कहा, बिनु पग चले सुनय बिनु काना। भगवान कौन है? तो दिखता नहीं है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सब प्रकार के काम अपने हाथ के बिना ही वो करता है, इतनी ताकत है उसमें। तो आज का विज्ञान धीरे धीरे भारत के उस चिंतन के निकट पहुंचा है। आज की समस्या का समाधान भी अपने स्थाति के बल पर ही होगा, लेकिन उस स्थाति पर स्वाभिमान हम सबका खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो अपने देश का दुर्भाग्य ये है, जो पश्चिमी जगत से आए हुए बातों को, विचारों को हम जल्दी मानते हैं। योग है तो हमारे लिए ध्यान में नहीं आता है, योगा होता है तो ध्यान में आता है। तो ऐसे अगर हम दूसरे देशों की नकल करते रहे तो वही स्थिति बनेगी। जैसे एक कहानी में बचपन में सुना था, अमेरिका में एक नंगे लोगों की क्लब बनी, उसका नाम था न्यूडिस्ट क्लब। नियम बनाया जो भी इसका सदस्य होगा वो क्लब के अंदर नंगा बैठेगा, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, प्राकृतिक वेश में रहेगा। धीरे धीरे क्लब के लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। 1 वर्ष पूरा होने के बाद क्लब के लोगों ने कहा जो वर्ष का कुछ वार्षिक अधिवेशन करना चाहिए। सबने सहमति दी
किसी बड़े लोगों को बुलाना चाहिए अध्यक्षता के लिए, तो वहाँ के एक बड़े डॉक्टर को अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर ने सहमति भी दे दी। कार्ड छप गया, वितरण हो गया, डॉक्टर के पास भी कार्ड गया। क्लब के लोगों ने विचार किया जितना बड़ा डॉक्टर हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं तो हमको एक दिन के लिए नियम बदलना चाहिए। रोज़ तो हम कपड़े खोलते हैं, एक दिन के लिए हम कपड़े पहनकर उस कार्यक्रम में बैठेंगे। डॉक्टर ने कार्ड देखा, न्यूडिस्ट क्लब है, तो उसने कहा चलो बाकी दिन तो हम कपड़े पहनते हैं, उस क्लब के नियम का अगर कुछ ध्यान रखना है तो एक दिन कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या होगा। तो जो रोज़ कपड़ा खोलते थे वो उस दिन कपड़ा पहन कर आ गए और रोज़ पहनने वाले कपड़ा खोल कर आ गए। ऐसी अवस्था अपने समाज की न बने, इसलिए भारत के स्वाभिमान की थाती पर हमको पूर्ण भरोसा रखकर, जिसके आधार पर हमारा गांव अपने आप में गणराज्य बना था, आज लाखों लोग अपने बिहार में लौट रहे हैं बाहर से। हम सब मिलकर फिर उसी प्रकार के ग्रामों के गणराज्य की रचना करेंगे, जो गांव में से किसी को काम के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। गांव का गणराज्य कैसा था? गांव में उत्पन्न किया हुआ सामान गांव के लोगों के उपयोग के लिए होता था। फिर से वो स्थिति अगर हम सब मिलकर बना सके तो लाखों लोग जो बिहार लौट रहे हैं उनको अपने गांव में ही काम मिलेगा। उन सब के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है, भोजन की भी चिंता करनी है, उनके काम की भी चिंता करनी है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसमें समाधान निकालना है तो सक्षम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा जो अपने अपने क्षेत्र में आए लोगों का स्किल कैसे बढ़े, कैसे उसकी गुणवत्ता बढ़े, ताकि अपना जीवन सुगमता पूर्वक अपने अपने गांव में वो ठीक प्रकार से जी सके। इसकी योजना हम सबको बनानी है। हम सब स्वयंसेवक हैं। समाज के सामने संकट होता है तो रास्ता निकालते हैं। अपने अपने जिला के क्षेत्र में सक्षम स्वयंसेवक या संपर्कित लोगों की जो कोई बड़ा काम है उसमें प्रशिक्षण के लिए उन आए हुए लोगों को हम भेज सकते हैं क्या? छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराने के साधन उपलब्ध करा सकते हैं क्या? कोई मैकेनिक, कोई पंचर, कोई मांस काटने का काम, कोई मछली बेचने का काम, कोई सब्जी का काम, इस सब पर हम सबको विचार करना है। और जो ये समस्या आई है, कोई भी वायरस मानवीय सभ्यता को हरा नहीं सकता है। हम इस समय से निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन निकलेंगे तब जब सब प्रकार के नियमों का पालन करते हुए समाज का मनोबल हम सब मिलकर बढ़ाए रखेंगे। आने वाला समय भारत के नेतृत्व में दुनिया चलेगा, ऐसे विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब ने धैर्यपूर्वक इतने समय हमको सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।